वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस गेट इनटू द टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग एंगर। Let us understand anger. Number one, most common and frequent emotions, response to external or internal events. Anger is a form of energy. Energy is the capacity to do work. We displace our anger on self and others. इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये एंगर बेसिकली है क्या चीज। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे थोड़े से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंगर के, और जिस तरह से अगर हमें समझ में आता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट में हमको हेल्पफुल होता है। तो जनरली ये काफ़ी कॉमन है, ये इमोशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं डे इन एंड आउट। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को इरेशनल बिहेवियर करते हुए बात-बात पे दे आर गेटिंग एंग्री, गुस्सा आ जा रहा है, छोटी-सी बात पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हो जा रहे हैं। ये चीज़ हम देखते हैं, वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे लाइफ। स्कूल में, कॉलेज में, जॉब लोकेशंस पे, घर पे, कहीं भी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। आप कोरिलेट करते हैं सिचुएशन से। तो रिस्पॉन्स टू अवर एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट, ये एंगर एक तरीके से हमारा रिस्पॉन्स होता है। जैसे कुछ बाहर चीज हुई, किसी ने हमसे कुछ कहा, या फिर कुछ घटना हुई, या फिर कुछ इवेंट हुआ, तो उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स भी हो सकता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं कि रिएक्ट कर दिया, काइंड ऑफ थिंग्स। या फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ ध्यान से देखिए, या फिर कोई इंटरनल इवेंट हुआ। इंटरनल इवेंट का मतलब हमें कुछ थॉट आया, या हमने कोई चीज को गलत तरीके से परसीव किया, किसी ने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी और फिर हम उसके बारे में हमने उसको गलत तरीके से सोच लिया, या फिर हमने उसको समझा गलत और फिर हमें ऐसे गुस्सा आ गया, हमें एक फीलिंग आ गई। तो कहने का क्या मतलब है कि ये रिस्पॉन्स है एक तरीके के हमारा एक्सटर्नल इवेंट्स का और इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें एक परसेप्शन भी है। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, प्लेलिस्ट में आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि ये इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं। हमारे माइंड में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं, वो सारी चीजें इंटरनल इवेंट्स के तौर पे देखी जा सकती हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट है एंगर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है। देखिए, अगर आप कोई भी बल्कि कोई भी इमोशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। सो जनरली आपने देखा होगा काफी लोगों को एंगर आता है, तो उस एंगर को आप डिसिपेट ना करके उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी अच्छी चीज में, उसको कुछ यूजफुल चीज में लगा सकें। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली उस इमोशन से आप कितनी मतलब आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है जिससे आप कुछ काम कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप उसी एंगर को आपने गलत जगह यूज कर लिया, आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, तो वो एनर्जी को आपने डेसिपेट कर दिया वहां पे। थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम इसको समझ रहे हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अब वो काम क्या होगा हम खुद चूज कर सकते हैं। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे हमारी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम फैन भी चला सकते हैं, टीवी फ्रिज भी चला सकते हैं, बल्ब भी चला सकते हैं। उसी तरीके से ये जो एंगर है, ये भी एक तरह से इमोशन जो है, एक तरह से एनर्जी है, जिससे हम काफी सारी चीजें अचीव भी कर सकते हैं, और हम काफी डिस्ट्रक्शंस भी कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये चॉइस की उस एनर्जी को, उस एंगर को हम कहाँ लगा रहे हैं, बहुत हद तक उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट। एंड वी डिस्प्लेस अवर एंगर ऑन सेल्फ। हम अपना एंगर जो है या तो अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं, या फिर हम दूसरी चीजों के ऊपर निकालते हैं, या दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हो गया स्लाइड एंगर के बारे में। जनरली ये धारणाएं हैं। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू दे दी जाए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जाने से पहले। नाउ लेट अस गेट इनटू द प्रेजेंटेशन मोर डीप। पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्टॉप ब्लेमिंग। अब ये स्लाइड मैंने यहाँ क्यों रखी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो चीज है, अगर आपने किसी तरीके से ये वाली चीज आपने अचीव कर ली, तो होगा क्या कि कुछ हद तक आपका एंगर मैनेजमेंट हो जाएगा। कि जनरली जब हम कभी किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो जनरली इट्स एन रिएक्शन फॉर एंगर। गुस्से में हम किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, कोई इवेंट नहीं हुआ या कोई चीज नहीं हुई। तो अगर आपने ये आर्ट सीख ली ऑफ स्टॉपिंग द ब्लेमिंग अदर्स, आपने अगर दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दिया अननेसेसरली, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये गुस्सा है, जो एंगर है, इसकी मैनेजमेंट की तरफ आप बढ़ जाओगे। अब आप इसको विजुलाइज करो। मान लीजिए आपको कुछ एक इवेंट हुआ, आप सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं पे जा रहे हैं,
एंड आप कुछ मिसफॉर्चून इवेंट हो गया, किसी से आपकी लड़ाई हो गई, बाता-बाती हो गई या फिर कहीं ट्रैफिक में कुछ छोटा-सा इंसिडेंस हो गया, इश्यू हो गया। फिर देखें जनरली व्हेन आई कम अक्रॉस मैं देखता हूँ काफ़ी लोग लड़ झगड़ रहे होते हैं एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर कहीं न कहीं इस चीज़ को हम समझे, इस स्लाइड पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्लेमिंग अदर्स फॉर वन और द अदर रीज़न इज़ अ कॉमन बिहेवियर इन व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस बात को समझ लें कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले अच्छा है कि हम एनालाइज़ करें कि यार क्या चीज़ जो क्या इम्प्रूवमेंट थी जो मैं कर सकता था उसमें। सी ब्लेमिंग अदर्स इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, लेकिन उसके पीछे जो आपकी इंटेंशन है, उसके पीछे जो आपका मोटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी किसी को ब्लेम करें किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, तो एक चीज याद रखना कि आपको वो पता होगा कि आप उसको ब्लेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका हिडन मोटिव क्या है। क्या आप अपना गुस्सा निकालने के लिए ब्लेम कर रहे हैं या आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो ये हमें पता होता है हमारे हिडन मोटिव्स, या हम करेक्टिव एक्शन के लिए हम वाकई चाहते हैं कि सामने वाले के अंदर इंप्रूवमेंट हो, इसीलिए हम उसको ब्लेम कर रहे हैं ताकि वो इंप्रूव हो। तो ये जो मोटिव्स होते हैं, हिडन मोटिव्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ब्लेमिंग का जो एस्पेक्ट है, इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत है। और आप कोशिश अगर करें कि इफ यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर एक्स वाई जेड थिंग्स, तो आप देखोगे कि आप इनवर्ड फोकस करोगे। इनवर्ड आप जब फोकस करोगे तो आपको एनालाइज होगा कि काफी सारी चीजें जो हैं वो आप खुद के अंदर इंप्रूव कर सकते हो। तो आपका क्या है, पूरा एनर्जी जो है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगता है rather than unnecessarily blaming others, because the moment you blame others, obviously the other person will not feel happy, उसको अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, जब आप ब्लेम करते हो तो उस पर्टिकुलर इमोशन को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, एक एंगर को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ब्लेम क्यों कर रहे हो, मोटिव क्या है आपका पीछे ब्लेमिंग का। अगर आपका मोटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो इट इज गुड, बट अगर ब्लेम के पीछे आपका मोटिव है कि आप अपने एंगर की वजह से उसको ब्लेम कर रहे हो या आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, सो दैट इज नॉट गुड। तो ये मैं मैसेज देना चाहता था इस पर्टिकुलर स्लाइड से। ओके, तो कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी चीजों में, ऑफिस वर्क में या फिर स्टडीज वगैरह में हम ब्लेम ना करें। जनरली स्टूडेंट्स, इफ यू सी, इफ दे आर नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स और समथिंग लाइक दैट, दे विल ब्लेम, नहीं नहीं टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, पेपर टफ आ गया था एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ली है अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन के ऊपर। उसमें मैंने लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बात किया है। लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लाइड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आप गो थ्रू कर सकते हो उस वीडियो को। तो चलिए आगे चलते हैं फर्दर। व्हाट टू डू, अब करना क्या है। कि बेसिकली मैंने जो प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी वो तो बेसिक फंडामेंटल है, वो उसके बगैर तो एंगर आप निकाल ही नहीं सकते हो। एंगर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यार बात बात पे मैं ब्लेम ना करूं, पहले एनालाइज करूं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, नेक्स्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड सिचुएशंस। आप अपनी चीजें जो भी आप करते हैं उनके लिए जिम्मेदारियां लीजिए। और जो भी आपने किया है, अगर गलत किया है सही किया है, आप उसको मानिए, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। एंड वाई डू यू ब्लेम अदर्स, एग्जामिन योर मोटिव। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो अपने मोटिव्स को देखिए। अगर आपका मोटिव सही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मोटिव गलत है, आपका हिडन जो मोटिव है उसको ब्लेम करने का, बचने का है, मान लीजिए आपने गलती की, आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आप बचना चाहते हैं या फिर आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं, तो ये गलत है। द मोटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, नो दैट यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेगेटिव एक्शंस। अगर अभी आपने कुछ किया, अभी आपने कुछ गलत किया, तो आगे चल के उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, लर्न टू फॉरगिव, बाय फॉरगिविंग यू गेट रीड ऑफ द नेगेटिव फीलिंग दैट इज स्टोर्ड इन योर माइंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे कि कोई कलीग्स है या कोई फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लीजिए कभी बाइक से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं, कहीं कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई टच हो गई व्हीकल, तो काफी लड़ झगड़ लेते हैं। एंड वो चीज को वो कैरी करते हैं, वो अपने ऑफिस में आएंगे तो वो चीज उसी इंटेंसिटी से अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को सुनाएंगे, यार ऐसा हो गया, ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। तो जनरली होता क्या है, यहाँ पे मैं जो मैसेज आपको दे रहा हूँ कि जब हम वो चीज को नरेट कर रहे होते हैं, जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को जब हम नरेट करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसी इमोशंस में होते हैं, वही पर्टिकुलर फीलिंग हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वही एंगर फिर से आता है। तो अगर आप बार बार 3-4 बार 4-5 लोगों को अगर आप बताते हो, तो बार बार आप उसी चीज को फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई या फिर जो भी इश्यूज हैं, वो पता चला कि उसको कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पता नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो जो बार बार आप बोल रहे हो, लोगों को डिस्कस कर रहे हो,
तो वो आपकी नेगेटिव फीलिंग को आप बार बार उसको रिवाइज करके माइंड में स्टोर कर ले रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। सो अननेसेसरली चीजों को कैरी करने की आदत नहीं डालनी है। जो हो गया ठीक है, इट्स ओके, मूव अहेड। तो एनी थिंग विच इज देयर उसको कैरी मत करो। जो दोस्त के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर लो, उसको कैरी मत करो, उसको स्टोर मत करो लॉन्ग समय तक। वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लो। अगर मान लो वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके, यू गिव सम शेप टू इट, बट प्लीज डोंट कैरी इट, डोंट स्टोर इन योर माइंड। दैट इज अ पर्पस। कैरी होने का मतलब क्या है कि आप उस इवेंट को बार बार दूसरे लोगों को नरेट करते हो। तो जब आप उस इवेंट को आप बार बार नरेट कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, आप फिर से उसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि उसको फॉरगिव करो, अननेसेसरली उसको आप स्टोर मत करो माइंड में। ओके, सो दिस इज वन थिंग विच कैन बी डन। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेक। जो अगला पॉइंट है, अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर एंड देयर मोटिव्स, गिव रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट। ये आपको अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, एक मैंने वीडियो बनाया, जैसे मैंने बताया, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगर एक बहुत बड़ा इमोशन है जो इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो इमोशंस को आप अपने रेगुलेट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग्स विच यू कैन डू एट योर लेवल टू अंडरस्टैंड द एंगर एंड द मैनेज एंगर। बिकॉज वाई हैव टेकन दिस टॉपिक, मैंने ये क्यों टॉपिक चुना कि पहले एंगर को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के आप मैनेजमेंट कर नहीं पाएंगे, एंगर को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं एंगर से रिलेटेड है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो एक लिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम, अब ये हम थोड़ा डीप जा रहे हैं। एंगर जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ओरिजिनेट होता है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एंगर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। एक और मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्ट्रेस के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, वो भी प्लेलिस्ट में है, यू कैन गो थ्रू इट। नियर फ्यूचर में मैं उसका हिंदी वर्जन भी अपलोड करूंगा। सो अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, आप इंग्लिश देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू द इंग्लिश वीडियो ऑन दैट। या फिर नियर फ्यूचर में जब मैं हिंदी वीडियो डालूंगा, तो प्लीज उसको गो थ्रू कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग बिलीफ सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर। ओके, अच्छा, तो ये बिलीफ सिस्टम बेसिकली ब्रॉडली इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम एंड फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम में। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो लिया है, दैट यू कैन गो थ्रू इट। सो एंगर जो होता है, वो एंगर ओरिजिनेट फ्रॉम फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगर है, ये एक फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम से ओरिजिनेट होता है। अब ये बिलीफ सिस्टम, कोर वैल्यूज, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, मैंने काफी सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में ली है, तो प्लीज आप उसको गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए बेटर। सो व्हेन यू आर एंग्री, यू आर एक्चुअली अफ्रेड। तो आप जब एक्चुअली गुस्सा होते हो, बेसिकली आप अफ्रेड होते हो, यू हैव अ फियर। फियर बेस्ड सिस्टम से ओरिजिनेट होता है वो। कहीं ना कहीं किसी कमी को लेके, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके यू आर अफ्रेड बेसिकली व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री। सो गेटिंग एंग्री, गुस्सा होना, गुस्से को रेगुलेट ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम की निशानी है। या ग्रोइंग अप में, चाइल्डहुड में, ड्यूरिंग योर फॉर्मेटिव ईयर ऑफ, जब आपकी पर्सनालिटी बन रही होगी, कहीं ना कहीं ये फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम से हमने उसको अक्वायर किया है। तो ये जो एंगर है, ये हमारा फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम से ओरिजिनेट होता है। तो व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री, इट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर एक्चुअली अफ्रेड, you are weak at some particular aspect. So the original belief that you makes you angry is a belief you hold about yourself, that you are somehow inadequate. तो जो ओरिजिनल बिलीव है आपका, जो आपको गुस्सा दिलाता है, एंग्री करता है, वो कहीं ना कहीं वो वहां से ओरिजिनेट होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में यू आर इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट हो, सक्षम नहीं है उस चीज को लेके, तो वहां से ये ओरिजिनेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्लाइड में मैं मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एंगर है, ये फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम से ओरिजिनेट होता है। और इसकी वजह से क्या है कि ये द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच यू गेट आर नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री। अब हम और समझेंगे इसको कि ये ब्रेन के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट होता है इमोशंस, और किस तरह से एंग्री एंग्री होना हमारे थिंकिंग को कैसे हैम्पर करता है। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जब लोग एंग्री होते हैं, दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द रैशनल थिंकिंग। तो दैट वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है चेंज अवर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है हम चीजों को क्या मीनिंग देते हैं, बाहर की चीजों को। कभी कभी क्या होता है, हम अननेसेसरली कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से समझ जाते हैं, बाहर की चीजों को हम ज्यादा ही उसको
नेगेटिव एस्पेक्ट में देख लेते हैं और फिर अपने मन के अंदर ही काफ़ी कुछ सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसकी वजह से भी हमें काफ़ी गुस्सा या फिर क्रोध या फिर एंगर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी परसेप्शन को चेंज करना है। तो जैसे ही आप परसेप्शन को अपनी चेंज करते हैं तो थोड़ा-सा नज़रिया बदल जाता है एंड फिर आपको वही चीज़ें डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने लगते हैं आप उसको। तो उनके साथ वो आप डील करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। सीबीटी मैंने लिखा है, एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम फोकस करते हैं आपके थॉट्स पे, बिहेवियर्स पे और आपके जो भी फीलिंग्स हैं उसके ऊपर। सो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव है ये। तो आप जैसे कि देख सकते हैं पिक्चर में, आपको अपनी परसेप्शन को थोड़ा-सा चेंज करना होता है। परसेप्शन के ऊपर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो लिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। देखिए, ये पूरा ह्यूमन बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझने से आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये जो ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ये ऐसा हो क्यों रहा है। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अपने आप को थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाओगे। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आप जितना बेटर तरीके से समझ पाओगे, तो उससे होगा क्या कि आप अपने आप से अच्छे से डील कर पाओगे और आप दूसरों से भी अच्छे से डील कर पाओगे। और आप बाहर की सिचुएशंस पे प्रॉपर रैशनल थिंकिंग करके रिएक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली। एक और चीज़ देखते हैं, एंगर हैज़ अ पर्पस। बेसिकली देखिए, फिजियोलॉजिकली एंगर इज़ अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स एंड थ्रेट्स। जैसा कि मैंने बताया, जैसे हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, तो ये बेसिकली आपने देखा होगा कि ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जैसे ही कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस वगैरह आती है, तो ये काफ़ी प्रिमिटिव हमारे डीएनएज़ में कोडेड है, हमारे जेनेटिक कंपोजिशन में कोडेड है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में यू हैव टू फाइट बैक। तो आइदर यू फाइट विद द डेंजर्स और यू रन अवे फ्रॉम द डेंजर्स। तो दैट इज़ अ एस्पेक्ट, ये एक चीज़ है। या तो आप कोई भी चीज़ जैसे आ जाती है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो या तो आप उसका डट के सामना करते हो या फिर अपनी जान बचाने के लिए आप वहाँ से भागते हो। तो ये नेचर ने हमें दिया हुआ है, ये एम्बेडेड है हमारे कोडिंग के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर, हमारे जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर। तो ये इसका फिजियोलॉजिकल पर्पस है बेसिकली। तो जो भी स्ट्रेसर्स हैं, जो हमें थ्रेट्स हैं, जो स्ट्रेस देते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि एक डिटेल्ड वीडियो मैंने लिया है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस के ऊपर। प्लीज़ उसमें आप गो थ्रू करिएगा, सो दैट आपको समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात किया है। ओके, सो द रियलिटी दैट द एंगर इज़ नाइदर गुड नॉट बैड। एंगर इज़ अ न्यूट्रल इमोशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन आवर फंक्शनिंग। तो ये एंगर है जो हमने इसको अब बेसिकली क्या हुआ है कि एंगर को हमने मॉडिफाई करके छोटी-छोटी चीज़ों पे अब हम एंगर हमारा ट्रिगर हो जाता है, ये इमोशंस। बट ये इमोशन का जो बेसिक फंक्शन है, वो यही है कि हमारे को थ्रेट्स और स्ट्रेसर्स से ओवरकम करने के लिए बेसिकली ये फंक्शनैलिटी है इसकी। और ये हमारे पर्टिकुलर ब्रेन के पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट जो है, पर्टिकुलर एक लोकेशंस, वहाँ से प्रिमिटिव पार्ट्स जो होते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं एक्चुअली। ओके, सो द एंगर ओरिजिनेट फ्रॉम द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड एंड हेंस व्हेन वी आर एंग्री वी आर नॉट एबल टू यूज द हायर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यहाँ पे कही है कि जो एंगर है, ये मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड से जनरेट होता है। और जब हम एंग्री होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि हमारी रैशनल थिंकिंग जो होती है, वो कहीं न कहीं नैरो हो जाती है, कम हो जाती है। और हम गुस्से में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बिना सोचे-समझे, कि फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि जैसे ही एंगर आपके ऊपर हावी होता है, आप गुस्से में होते हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो थिंकिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, थिंकिंग कमज़ोर पड़ जाती है और फिर आप तरीके से सोच नहीं पाते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंगर मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको एंगर मैनेजमेंट में समझनी है कि आपको एंगर को पहले तो समझना है और दूसरी चीज़, आपको अपने आप को, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को समझना है। और मैंने जो डिस्कस किए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में टॉपिक्स, हमने डिस्कस किया बिलीफ सिस्टम। सो बिलीफ कैसे बनता है और बिलीफ सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी वैल्यूज, बिलीव्स, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इट इंडिकेट्स, द एंगर इंडिकेट्स दैट यू आर इनएडिक्वेट, यू आर इनसफिशिएंट, यू आर हैविंग सम फियर। एंगर दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं वीक हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, वो वहां से भी ओरिजिनेट होता है। तो ये पूरे एंगर के एस्पेक्ट को समझिए, तब आप जब एंग्री होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ओके, so this is the whole concept about anger. Now, थोड़ा सा जैसे मैंने बात किया, तो ये evolution of human brain के बारे में हल्का सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। So I am not going to take a detailed topic on this, but यहाँ पे एंगर का लिंक यहाँ से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ब्रेन का जो हमारा ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट है, हमारे प्रिमिटिव्स
रेप्टेलियन ब्रेन्स और मैमल ब्रेन्स जो है, रेप्टेलियन ब्रेन्स इज बेसिकली प्रिमिटिव ब्रेन है जो बॉडी फंक्शनिंग में है। तो जो मैमल ब्रेन है जो बेसिकली इमोशंस थोड़े से उसके अंदर आ गए हैं। और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो डेवलप हो गया, तो कॉर्टेक्स पार्ट जो कॉग्निटिव थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग्स और काफी सारी जो डिफरेंशिएशंस है हमारी, जो एनिमल्स और एनिमल किंगडम में जो हमें स्ट्रांग बनाता है हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यही पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो ये हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट है, द कोर्टेक्स पार्ट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग एंड द लॉजिकल थिंकिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड इन द लाइफ एंड मेकिंग लॉट ऑफ क्रिटिकल एंड द लैटरल थिंकिंग पार्ट। बट कहीं ना कहीं जो हम लोग ऑपरेट करते हैं वो हम अपने मैमिलियन ब्रेन, दैट इज इमोशन जो अटैच होता है ब्रेन, वहां से ऑपरेट करते हैं। और ये बार बार ट्रिगर हो जाता है। इसको ट्रिगर कब होना चाहिए? इसको ट्रिगर होना चाहिए जेन्युइन सिचुएशंस में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के लिए ये हमारे जेनेटिक इसमें एम्बेडेड है। लेकिन हम किसी भी छोटी चीज सिचुएशंस को, किसी भी छोटे से डिमांड जो हमारे ऊपर रेज होती है, उसको हम एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर का रूप दे देते हैं। आई विल रिक्वेस्ट, मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एक वीडियो जो मैंने बनाया, जरूर उसको देखिए, तो आपको और बेटर तरीके से इसको समझ में आएगा ये मैसेज मैं क्या देना चाहता हूँ। तो होप दिस इज वेरी क्लियर। तो कहीं ना कहीं जब आपकी फीलिंग, इमोशंस ज्यादा हो जाते हैं, एंग्री ज्यादा हो जाते हैं, तो रैशनल थिंकिंग आपकी बंद हो जाती है। तो दिस इज दी ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग एंगर। होप आपको पसंद आया होगा ये प्रेजेंटेशन। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वन को। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।